जय हिंद दोस्तों। पॉलिटिकल साइंस ग्लॉसरी की एक नई क्विज वीडियो में आपका स्वागत है। ये क्विज पॉलिटिकल साइंस ग्लॉसरी टीम ने ओरिजिनली डेवलप की है। इस क्विज में पॉलिटिकल साइंस के लगभग सभी पेपर से महत्वपूर्ण प्रश्नों को लिया गया है और एक प्रश्न को डिस्कस करने के साथ साथ हम लोग उससे संबंधित फैक्ट्स और कॉन्सेप्ट को भी समझते हुए चलेंगे। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। ये क्विज पॉलिटिकल साइंस के साथ किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए बहुत उपयोगी होने वाली है। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट इज ए बुक बाय। ये किताब किसने लिखी है? लुसियन पाई की किताब है ये। लुसियन पाई को पॉलिटिकल डेवलपमेंट संबंधी अध्ययन के लिए जाना जाता है। इनकी दूसरी किताब थी जिसको इन्होंने सिडनी बर्वा के साथ एडिट किया था, पॉलिटिकल कल्चर एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट। एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट 1966 की है। लुसियन पाई एक अमेरिकी राजनीति वैज्ञानिक हैं व्यवहारवादी क्रांति के बाद के। और जो दूसरी वाली किताब है पॉलिटिकल कल्चर एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट, ये 1969 में एडिट हुई है। लुसियन पाई और सिडनी बर्वा इसके दो एडिटर्स थे। दूसरी वाली किताब यानी कि पॉलिटिकल कल्चर एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट के विषय में एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह भी है कि इसमें मायरन वीनर ने एक लेख लिखा था, एक आर्टिकल लिखा था, इंडिया टू पॉलिटिकल कल्चर्स। इसको अक्सर पूछा जाता है ये किसका लेख है। इसमें मायरन वीनर ने भारत में दो प्रकार की राजनीतिक संस्कृति की बात की थी। एक था एलिट पॉलिटिकल कल्चर और दूसरा था मास पॉलिटिकल कल्चर। लुसियन पाई और जो बाकी दूसरे विद्वान हैं, आपको मालूम होगा कि व्यवहारवादी क्रांति के पश्चात राजनीति विज्ञान में कुछ महत्वपूर्ण नई अवधारणाओं को शामिल किया गया, जैसे पॉलिटिकल सिस्टम, पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन, पॉलिटिकल डेवलपमेंट, पॉलिटिकल सोशलाइजेशन और पॉलिटिकल कल्चर। तो इस पे अलग अलग अवधारणाओं पे अलग अलग विद्वान हैं, जिसमें खास तौर से अगर हम पॉलिटिकल डेवलपमेंट की बात करेंगे तो लुसियन पाई एक बहुत बड़े विद्वान के रूप में हमारे सामने आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मदन मोहन पुंछी कमीशन 2007 इज रिलेटेड टू। यानी कि ये कमीशन किससे रिलेटेड है? जिन लोगों ने इसका पार्ट 1 देखा है क्विज का वो लोग जान गए होंगे। ये मदन मोहन पुंछी आयोग 2007 में बना था और सेंटर स्टेट रिलेशंस के लिए इसका गठन किया गया था। मदन मोहन पुंछी जो रिटायर्ड चीफ जस्टिस थे, इसके अध्यक्ष थे। इसके अलावा श्री धीरेन्द्र सिंह भारत सरकार के सचिव थे, विनोद कुमार दुग्गल, डॉक्टर NR माधव मेनन और विजय शंकर, ये बाकी सदस्य थे इस कमीशन के। 2010 में इसने 7 खंडों में अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपी थी। आप लोग जब क्विज को देख रहे हैं तो आप नोटबुक लेके बैठ सकते हैं। बेहतर होगा कि आप महत्वपूर्ण फैक्ट्स को साथ साथ लिखते भी चलें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एजेंसी ऑफ पॉलिटिकल सोशलाइजेशन। राजनीतिक समाजीकरण की कौन सी एजेंसी नहीं है? फैमिली एंड पीयर ग्रुप्स बिल्कुल महत्वपूर्ण एजेंसी है। फैमिली से ही हमारा पॉलिटिकल सोशलाइजेशन शुरू होता है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। पॉलिटिकल पार्टीज निश्चित रूप से बहुत महत्वपूर्ण हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का इसमें कोई खास रोल नहीं होता है। पॉलिटिकल सोशलाइजेशन बेसिकली राजनीतिक मूल्यों और अभिवृत्तियों का आत्मसातीकरण है। यानी जब कोई व्यक्ति राजनीतिक मूल्यों और अभिवृत्तियों को स्वीकार करना शुरू करता है तो हम लोग ये कह सकते हैं कि उसका राजनीतिक समाजीकरण शुरू हो चुका है। इसकी ऐसी कोई स्पेशल डेट नहीं होती है। ये एक सतत प्रक्रिया है। जो लोग समाजशास्त्र के विद्यार्थी रहे हैं कभी, वो इसको और बेहतर ढंग से समझते होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रंजीत गुहा इज रिलेटेड टू। रंजीत गुहा एक बहुत एमिनेंट स्कॉलर हैं और इनका नाम सब आल्टर्न स्टडीज यानी कि उपाश्रित वर्गों के अध्ययन के लिए आता है। उपाश्रित अध्ययन या सब आल्टर्न स्टडीज इतिहास के अध्ययन की खासतौर से एक धारा है, जिसकी विशेष मान्यता ये है, मुख्य मान्यता ये है कि आज तक जो इतिहास लिखा गया है, चाहे वो भारत की राष्ट्रीय आंदोलन का हो या अन्य कोई इतिहास हो, उसमें खास तौर से एलिट वर्ग को, जो मुख्य वर्ग है, संभ्रांत वर्ग है, उसको केंद्र में रख के, उसकी गतिविधियों को केंद्र में रख के इतिहास लिखा गया है। जो उपाश्रित लोग हैं, जैसे हम अगर राष्ट्रीय आंदोलन की बात करें खास तौर से, तो उसमें भारतीय नेतृत्व क्या कर रहा था, राजनीतिक नेतृत्वकर्ता क्या कर रहे थे, कौन से आंदोलन चल रहे थे, इस सब पे बहुत लिखा गया, बहुत अधिक प्रकाश डाला गया है। लेकिन सब आल्टर्न स्टडीज़ की विशेष मान्यता ये है कि उस समय पर जो उपाश्रित वर्ग है वो अपनी आजीविका कैसे चला रहा था, उसका राष्ट्रीय आंदोलन में क्या योगदान है, इस पर बहुत कम लिखा गया है या ना के बराबर लिखा गया है। तो उपाश्रित जो धारा है इतिहास के लेखन की या राजनीति को समझने की, वो उपाश्रित वर्गों, जिसमें खासतौर से पिछड़े, गरीबों, दलितों, कुचले हुओं और महिलाओं की भूमिका को ये लोग रेखांकित करते हैं। ये एक पूरी कम्युनिटी है स्कॉलर्स की जो सब अल्टर्न स्टडीज से जुड़ी हुई है। 1982 में रंजीत गुहा की किताब आई थी,
उपाश्रित अध्ययन, यह सब अल्टर्न स्टडीज़ करके। और इसमें जो मुख्य मुख्य नाम हैं दूसरे, उसमें पार्था चटर्जी हैं, ज्ञानेंद्र पांडे हैं, शाहिद अमीन हैं, गायत्री चक्रवर्ती हैं और सुदीप्त कविराज, गौतम भद्रा, ये बड़े नाम हैं। डेविड हार्डीमैन का नाम भी इसमें आता है। इसको आप लोग थोड़ा गंभीरता से समझ लेंगे, क्योंकि कई बार क्वेश्चन यही पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान सब अल्टर्न स्टडीज से जुड़ा हुआ है या जुड़ा हुआ नहीं है। तो हमने उन सब के नाम जान लिए। बेसिकली जो सब अल्टर्न स्टडी ये शब्द है, ये मिलिट्री के निचले तबके के अधिकारियों के लिए इस्तेमाल में लाया जाता था। एंटोनियो ग्राम्सी, जो इटालियन मार्क्सवादी विचारक थे, उन्होंने अपनी किताब प्रिजन नोटबुक में इसका इस्तेमाल किया था। और फिर रंजीत गुहा और बाकी इन विद्वानों ने इसको बहुत अधिक इस्तेमाल किया, लोकप्रिय बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस इज एन आइडिया ऑफ। क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन यानी कि सभ्यताओं का संघर्ष किसका विचार है? हंटिंगटन, मॉरिस जोन्स, एफ ए हेयक, नन ऑफ द एबव। क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस का विचार एक बहुत ही बड़े विद्वान हैं, अमेरिकी स्कॉलर हैं, सैमुअल पी हंटिंगटन, उनका है। बेसिकली 1992 में एक लेक्चर दिया था हंटिंगटन ने, और उसमें उन्होंने ये विचार रखा था कि शीत युद्ध के पश्चात अब संघर्ष का जो मुख्य केंद्र होंगे या आधार होंगे, वो कोई विचारधारा नहीं होगी, ना देश होंगे, बल्कि संघर्ष सभ्यताओं के बीच होगा। इसी को इन्होंने क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस का नाम दिया था। फिर 1993 में एक आर्टिकल इनका प्रकाशित हुआ था, और 1996 में द क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस एंड द रीमेकिंग ऑफ वर्ल्ड ऑर्डर, इस नाम से इनकी एक किताब प्रकाशित हुई थी। मुख्य मान्यता मैंने आपको बताई कि यही थी कि शीत युद्धोत्तर विश्व में संघर्ष बेसिकली सभ्यताओं के बीच होने वाला है। धार्मिक और सांस्कृतिक जो रेखाएं हैं वो सब संघर्ष का मुख्य बिंदु होंगी या मुख्य आधार होंगी। अगला क्वेश्चन है, एजी फ्रैंक इन पॉलिटिकल साइंस इज रिलेटेड टू। इनका पूरा नाम है आंद्रे गुंडर फ्रैंक। ये पॉलिटिकल साइंस में किससे संबंधित हैं? सिस्टम थियरी, इनपुट आउटपुट थियरी, डिपेंडेंसी थियरी, ऑल ऑफ द अबव। तो ये विचारक बेसिकली डिपेंडेंसी थियरी से जुड़े हुए हैं। 1960 के दशक में एक विचार आया जिसको हम निर्भरता सिद्धांत या डिपेंडेंसी थियरी के नाम से जानते हैं। इन विचारकों ने ये बेसिकली इस बात पर बल दिया कि संसाधनों का प्रवाह परिधि यानी कि गरीब या विकासशील देशों से विकसित देशों यानी कि केंद्र की तरफ होता है। और इन्होंने ये भी कहा कि पूंजीवादी व्यवस्था ने एक ऐसे सिस्टम को तैयार कर दिया है जहां पर केंद्र के देशों का विकास परिधि के देशों के अल्प विकास से आवश्यक रूप से जुड़ जाता है। इन विचारकों ने बेसिकली लैटिन अमेरिका के देशों में अल्प विकास के मुख्य कारण को खोजने के लिए अध्ययन शुरू किया और ये इस निष्कर्ष पर पहुंचे। आंद्रे गुंडर फ्रैंक यानी एजी फ्रैंक के अलावा इसमें पॉल बरन की एक किताब आई थी 1957 में, द पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ ग्रोथ। इसके अलावा पॉल स्वीजी हैं, एजी फ्रैंक का मैंने नाम ले लिया है। वॉल्टर रॉडनी की एक बहुत महत्वपूर्ण किताब है, हाउ यूरोप अंडर डेवलप्ड अफ्रीका। यूरोप ने अफ्रीका को अल्प विकसित कैसे किया, 1972 की किताब है। तो मैंने कहा कि पॉल बरन, पॉल स्वीजी, एजी फ्रैंक, वॉल्टर रॉडनी और एक और दूसरा नाम है समीर अमीन। ये विचारक डिपेंडेंसी थियरी से जुड़े हुए हैं। नेट जेआरएफ एग्जाम में इनके थॉट्स पूछे जा सकते हैं या डिपेंडेंसी थियरी की मान्यताएं क्या हैं ये पूछी जा सकती हैं। लेकिन टीजीटी, पीजीटी, DSSB जैसे एग्जाम में केवल ये पूछा जाता है अमूमन कि इनकी किताब कौन सी है या कौन से विचारक इससे जुड़े हुए हैं। किस संविधान संशोधन द्वारा मंत्रियों की संख्या को सीमित कर दिया गया? तो आपको मालूम होगा इस क्वेश्चन का आंसर। 91st अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा मंत्रियों की संख्या को सीमित कर दिया गया और अब प्रधानमंत्री सहित इनकी अधिकतम संख्या केंद्र में 15%, लोकसभा के 15% से अधिक नहीं हो सकती। राज्यों का जहां तक संबंध है, कई राज्य ऐसे हैं जहां पर विधानसभा सदस्यों की संख्या बहुत कम होती है, 60 या 40 इसके आसपास भी होती है। तो वहां पर यह कह दिया गया कि न्यूनतम मंत्री जो होंगे वो 12 होंगे, 12 से कम मंत्री नहीं होंगे किसी मंत्री परिषद में। निम्नलिखित में से कौन सी किताब कार्ल मार्क्स के द्वारा नहीं लिखी गई है? जर्मन आइडियोलॉजी, दास कैपिटल, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, साइंस ऑफ लॉजिक। कार्ल मार्क्स एक बहुत महत्वपूर्ण विचारक है और मैं तो इसको सोशल साइंसेज में ओमनी प्रेजेंट विचारक के नाम से संबोधित करता हूँ। जिस भी सोशल साइंस के विषय में आप जाएंगे कार्ल मार्क्स को आवश्यक रूप से पढ़ते हैं। कार्ल मार्क्स ने ढेर सारी किताबों की रचना की है, इनको थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। सबसे पहले आता है उनका एक जो महत्वपूर्ण रचना है, इकोनॉमिक एंड फिलोसॉफिक मैन्यूस्क्रिप्ट्स 1844, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो 1848। इससे पहले भी एक किताब थी दी होली फैमिली, वो 1845 की है। द पॉवर्टी ऑफ फिलोसफी 1847,
दास कैपिटल जो बहुत महत्वपूर्ण किताब है, 3 खंडों में है। एक खंड कार्ल मार्क्स के जीवित रहते हुए प्रकाशित हुआ था 1867 में, दूसरा खंड 1885 में। आपको मालूम होगा 1883 में कार्ल मार्क्स की मृत्यु हो चुकी थी, इसलिए ये मृत्यु उपरांत प्रकाशित हुआ था। और तीसरा खंड 1894 में प्रकाशित हुआ। तो साइंस ऑफ लॉजिक नाम की जो किताब है ये हीगेल की है, जिनका पूरा नाम था जॉर्ज विल्हेम फ्रेडरिक हीगल। तो इसमें सही आंसर होता है डी, यानी कि साइंस ऑफ लॉजिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? नाटो, सियाटो, सार्क और आसियान, इनकी ये जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, चाहे तो मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशंस का हैं या सोशो कल्चरल का हैं, अलग अलग वैरायटी के हैं, इनकी स्थापना कब हुई थी? नाटो, जिसका पूरा नाम होगा नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, 1949 में बना था, बिल्कुल ठीक है। सियाटो 1954 में बना, ये भी ठीक है। सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन, जिसमें 8 सदस्य हैं वर्तमान में, और सबसे लेटेस्ट सदस्य उसमें जुड़ा था अफगानिस्तान, ये भी ठीक है। आसियान, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, 1967 में बना था, यानी इसका सही आंसर होता है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉलिटिकल ऑर्डर इन चेंजिंग सोसाइटीज 1968 इज ए बुक रिटन बाय? पॉलिटिकल ऑर्डर इन चेंजिंग सोसाइटीज पुस्तक सैमुअल पी हंटिंगटन की है, हम इनके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। सैमुअल पी हंटिंगटन एक अमेरिकी राजनीति वैज्ञानिक हैं, जिन्होंने क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस का विचार दिया और उससे वो बहुत लोकप्रिय हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन पॉलिटिकल साइंस द टर्म पोलियार्की, या पोली माने तो मैनी और आर्क माने तो रूल, वाज यूज्ड बाय, राजनीति विज्ञान में बहुल तंत्र शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया? सीबी मैकफरसन, रॉबर्ट ए डेहल, बर्निन, डेविड ईस्टन। तो ये रॉबर्ट ए डेहल के द्वारा प्रयुक्त किया गया शब्द है। रॉबर्ट ए डेहल एक डेमोक्रेटिक सिस्टम या डेमोक्रेटिक आइडियोलॉजी पे काम करने वाले बहुत प्रसिद्ध विचारक हैं। इनकी ढेर सारी किताबें हैं। अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन के 1966 यानी कि 1966 में अध्यक्ष रहे थे। इनकी किताबों में 1956 की एक किताब है ए प्रीफेस टू डेमोक्रेटिक थियरी, फिर 1961 की एक किताब है हु गवर्न्स, ये बहुत महत्वपूर्ण है, हु गवर्न्स। फिर एक किताब और है प्लूरलिस्ट डेमोक्रेसी इन अमेरिका 1967, और डेमोक्रेसी एंड इट्स क्रिटिक्स 1989। ये किताबें हैं रॉबर्ट ए डेहल की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द अनटोल्ड वाजपेयी पॉलिटिशियन एंड पैराडॉक्स इज ए बुक रिटन बाय? ये किताब किसके द्वारा लिखी गई है? अटल बिहारी वाजपेयी के जीवन पर यह लिखी गई किताब है, उल्लेख एनपी की। इसके अलावा किंगसुक नॉग ने भी उन पर एक किताब लिखी है जिसका नाम है वाजपेयी ए मैन फॉर ऑल सीजन्स, वाजपेयी ए मैन फॉर ऑल सीजन्स। ये किताब पूछी जा सकती है, बहुत लोकप्रिय हुई है। गवर्नर ऑफ स्टेट परफॉर्म्स रोल एज, राज्यपाल अपनी भूमिका किस रूप में निभाते हैं? राज्य में संवैधानिक प्रधान के रूप में, केंद्र के एजेंट के रूप में, ए एवं बी दोनों रूपों में, या किसी भी रूप में नहीं। आपको मालूम होगा राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, इसलिए वो संघ के एजेंट के रूप में भी काम करते हैं और राज्यों के संवैधानिक प्रधान कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट के रूप में भी काम करते हैं। संघ में यानी कि जैसे भारत जो राज्य है उसका अगर कॉन्स्टिट्यूशनल हेड पूछा जाएगा तो आपको बेशक राष्ट्रपति बताना होगा, राज्यों में राज्यपाल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कम्युनिटेरियन थिंकर? निम्नलिखित में से कौन समुदायवादी विचारक नहीं है? समुदायवाद एक बहुत महत्वपूर्ण लेटेस्ट अवधारणा है जिसमें महत्वपूर्ण विचारक हैं मैकिंटायर, माइकल सैंडल, चार्ल्स टेलर और माइकल वॉल्जर। तो ये इसमें हम जॉन रॉल्स को कहेंगे कि ये समुदायवादी विचारक नहीं है, बल्कि आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि समुदायवादी विचारकों ने जॉन रॉल्स को क्रिटिसाइज भी किया है। इनकी कुछ किताबें हैं, मैकिंटायर की है आफ्टर वर्च्यू, बहुत महत्वपूर्ण किताब है। माइकल सैंडल, लिबरलिज्म एंड द लिमिट्स ऑफ जस्टिस। चार्ल्स टेलर, सोर्सेज ऑफ द सेल्फ, स्व की अवधारणा चार्ल्स टेलर की बहुत महत्वपूर्ण अवधारणा है। माइकल वॉल्जर की है स्फीयर्स ऑफ जस्टिस। इन किताबों को आप लिख लेंगे, एक बार रिपीट कर देता हूँ। मैकिंटायर आफ्टर वर्च्यू, माइकल सैंडल, लिबरलिज्म एंड द लिमिट्स ऑफ जस्टिस, चार्ल्स टेलर, सोर्सेज ऑफ द सेल्फ, माइकल वॉल्जर, स्फीयर्स ऑफ जस्टिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बुक 20 ईयर्स क्राइसिस जिसको E.H. कार ने लिखा है वो कौन से 20 वर्षों की बात करती है? 20 ईयर्स माने तो 20 वर्ष। तो ये किताब, इसका पूरा नाम था 20 ईयर्स क्राइसिस एन इंट्रोडक्शन
टू द स्टडी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस, और इसको E.H. कार ने लिखा था। E.H. कार एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्टोरियन है जिन्होंने एक और किताब लिखी थी व्हाट इज़ हिस्ट्री। इसमें इस किताब में इन्होंने 20 ईयर्स क्राइसिस में 1919 यानी कि जब प्रथम विश्व युद्ध समाप्त होता है और 1939 जब द्वितीय विश्व युद्ध शुरू होता है, उसके बीच के जो 20 वर्ष हैं उसमें अंतर्राष्ट्रीय संबंध कैसे थे उन पर बहुत विस्तार से चर्चा की है। अर्थ डेमोक्रेसी बुक इन 2005 इज रिटन बाय, 2005 में किताब आई अर्थ डेमोक्रेसी, और इसको लिखा था वंदना शिवा ने। वंदना शिवा एक बहुत महत्वपूर्ण इको फेमिनिस्ट हैं जो इकोलॉजी और फेमिनिज्म दोनों धारणाओं को जोड़कर देखते हैं। डेमोक्रेसी एंड डिसकंटेंट, इंडियाज ग्रोइंग क्राइसिस ऑफ गवर्नेबिलिटी, ये किसकी बुक है? तो ये किताब है अतुल कोहली की। अतुल कोहली को क्राइसिस ऑफ गवर्नेबिलिटी कंसेप्ट के लिए जाना जाता है। ये क्वेश्चन अलग से भी बार बार पूछा जाता रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गांधी बिफोर इंडिया, किताब किसने लिखी है? रजनी पामदत्त को हम इंडिया टुडे के लिए जानते हैं। रामचंद्र गुहा जो एक बहुत महत्वपूर्ण इतिहासकार हैं, उन्होंने ये किताब लिखी गांधी बिफोर इंडिया। उनकी बहुत महत्वपूर्ण किताबें दूसरी भी हैं, जैसे इंडिया आफ्टर गांधी, हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, 2007 में ये किताब आई थी। गांधी बिफोर इंडिया आई 2013 में। एक किताब और है गांधी की जीवनी पर इनकी, गांधी द ईयर्स दैट चेंज द वर्ल्ड, गांधी द ईयर्स दैट चेंज द वर्ल्ड, और ये किताब आई थी 2018 में, 2018 में। और इस किताब में गांधी जी के 1914 यानी कि जब वो भारत आते हैं से 1948 जब उनकी गोली मारकर हत्या कर दी जाती है, उसके बीच का जो उनका कार्यकाल है, या तो कहेंगे कि उनके बीच की जो गतिविधियां हैं उन पर बहुत गंभीरता से रामचंद्र गुहा ने प्रकाश डाला है। रामचंद्र गुहा को हम न केवल गांधी बिफोर इंडिया, इंडिया आफ्टर गांधी, इंडिया आफ्टर नेहरू के लिए जानते हैं, बल्कि वो पर्यावरण और क्रिकेट के इतिहास पर लिखने वाले एक बहुत ही विद्वान विचारक हैं। सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, ये किताब किसने लिखी? भारतीय राष्ट्रवाद की सामाजिक पृष्ठभूमि, बेसिकली मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव से लिखी गई एक किताब है, और इसको A.R. देसाई ने लिखा है। 1948 में प्रकाशन में आई थी और उसके बाद बहुत लोकप्रिय हुई है। M.N. श्रीनिवास को हम संस्कृतिकरण की अवधारणा और ब्राह्मणीकरण की अवधारणा के लिए जानते हैं। डॉक्टर अम्बेडकर के विषय में हम आगे कभी डिस्कस करेंगे विस्तार से। हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र, ये किताब 5 खंडों में लिखी, किसके द्वारा लिखी गई थी? इनका पूरा नाम था पांडुरंग वामन काणे, और इनको इसके लिए भारत रत्न भी दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है एशियन ड्रामा एन इंक्वायरी इनटू द पॉवर्टी ऑफ नेशंस 1968, द चैलेंजेस ऑफ वर्ल्ड पॉवर्टी, ए वर्ल्ड एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम इन आउटलाइन 1970 जैसी महत्वपूर्ण किताबें किसने लिखी थी? तो एशियन ड्रामा नाम की जो किताब थी इसको लिखा था गुन्नार मिर्डल ने। हु आर वी, द चैलेंजेस टू अमेरिकाज नेशनल आइडेंटिटी 2004, ये किताब किसने लिखी है? हु आर वी नाम की जो किताब है जो अमेरिकन नेशनल आइडेंटिटी पर लिखी गई है, इसको सैमुअल पी हंटिंगटन ने लिखा है। इनके बारे में हम काफ़ी चर्चा कर चुके हैं। इनकी कोई ना कोई किताब, इनके ऊपर कोई ना कोई क्वेश्चन किसी भी एग्ज़ाम में आता ही है, खासतौर से नेट JRF जैसे एग्ज़ाम हो या असिस्टेंट प्रोफेसर का कोई एग्ज़ाम हो। वैधता के संकट की अवधारणा यानी कि लेजिटिमेशन क्राइसिस का कॉन्सेप्ट किससे जुड़ा हुआ है? ये कॉन्सेप्ट जुर्गेन हैबरमास से जुड़ा हुआ है। इस क्विज को यहीं पर पूरा करते हैं, जल्द ही मिलेंगे अगली क्विज में, और साथ साथ कुछ कॉन्सेप्ट पर भी डिस्कस करेंगे कुछ नई वीडियोस में। तब तक के लिए आप पॉलिटिकल साइंस ग्लॉसरी के साथ जुड़िए और बाकी साथियों को भी जोड़िए। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।